अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूँ ज़रा खड़ो और मेरे साथ कराची स्टूडियो में आज कोई भी नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो, ये कोई -1 -2 फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा और जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। हकीकत यह है कि वसतुल्लाह खान साहब अभी यूरोप में हैं छुट्टियों पर और मुबश्शिर ज़ैदी एज़ यूजुअल ख़बर की तलाश में इस्लामाबाद रवाना हो गए। लेकिन थोड़ी सी मेरा ख्याल है उन्होंने जल्दी कर दी क्योंकि ख़बर आई है तो सिंध से आई है, स्पेसिफ़िकली शहर हैदराबाद से। अभी अभी ख़बर आई है कि असद खरल, जो आपको याद होगा कि अभी लड़काना में उनके अरेस्ट और रिलीज़ पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसी हफ्ते, उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर दिया गया है हिसास इदारों ने, यही कहा जा रहा है, और उनको हैदराबाद से ही गिरफ़्तार किया गया है। अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, लेकिन मुबश्शिर ज़ैदी साहब इस्लामाबाद में बेशक हों लेकिन फ़ोन घुमाकर सबसे बात कर रहे हैं। तो ज़रा पूछते हैं, मुबश्शिर, आपको अभी तक क्या पता लगा है? आपकी पीपी बात हुई है, उनका क्या मौक़िफ़ है? जी ज़रा ना सिर्फ पीपीपी से बात हुई है बल्कि रेंजर्स से भी बात हो गई है। तो रेंजर्स ज़रा ये कह रहे हैं, इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने हैदराबाद से असद खरल को पकड़ा है। और जो पीपल्स पार्टी के लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके इल्म में ये बात है कि असद खरल ने ख़ुद सरेंडर किया है अपनी फैमिली के कहने पर, क्योंकि ज़ाहिर है रेंजर्स ने गुज़िश्ता हफ्ते लाड़काना में छापा मारकर उन्हें गिरफ़्तार किया था, मगर पीपल्स पार्टी वालों ने लाड़काना में तो उनको छुड़वा लिया। मगर ज़ाहिर है असद खरल की तलाश जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी और आज जो है रेंजर्स ज़राए हमें बता रहे हैं कि उनको आज जो है वो हैदराबाद से गिरफ़्तार किया गया है। उसके साथ ही पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना है कि जनाब वो असद खरल साहब को गिरफ़्तार नहीं किया गया, उन्होंने ख़ुद सरेंडर किया है। एक और बात जो हमें रेंजर्स ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि इब्तिदाई तफ्तीश के बाद असद खरल को पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि रेंजर्स के पास अब वो पावर्स नहीं हैं कि वो किसी मुल्ज़िम को 90 दिन के लिए रख सकें। फ़िलहाल तो उनकी मुद्दत भी जो है ओवरड्राफ्ट पे चल रही है। ज़ाहिर है आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक उनके इख्तियारात पर और सिंध में स्टे पर दस्तखत नहीं किए हैं। समरी तो तैयार है और तैयार हैं वज़ीर आला और उनके सारे जो मोतमिदीन हैं वो जा रहे हैं दुबई, जहाँ पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से वो वेट कराएंगे पूरी जो समरी बनाई है, उसके बाद वो जो कुछ कहेंगे उस तरह कर लिया जाएगा। तो कोई भी जो सिग्नेचर है वो आई थिंक संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी ऐसा दिन सिग्नेचर्स हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी इसकी मंजूरी दे दें। आपको याद होगा कि कल ही बल्कि परसों वज़ीर आला सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाड़काना में, जिसमें उन्होंने कहा था कि कराची से बाहर रेंजर्स को इख्तियार नहीं है, मगर जब ज़ाहिर है रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार कर लिया हैदराबाद से तो शायद उन्हें भी पता लग गया होगा कि इख्तियार है या नहीं है। अच्छा, अब मुबश्शिर, अब यही बात, क्योंकि रेंजर्स के ज़राए से जो आपको बताया गया है और पीपीपी के ज़राए से जो आपको बताया गया है, इन दोनों वर्जन्स में काफ़ी डिफरेंस है। और जैसे आप कह रहे थे कि रेंजर्स के इख्तियारात का इशू है, लेकिन एक बात तो अभी तक क्लियर है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कराची से बाहर गिरफ्तारी करने की उनको इजाज़त नहीं है। तो क्या यहाँ पर पीपीपी फेस सेविंग कर रही है आपकी नज़र में, या क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में देखिए, दोनों इस वक्त नहीं चाह रहे कि कोई ऐसी सूरत हाल बने कि किसी भी तरह से कोई ऐसा माहौल नज़र आए कि दोनों के दरमियान शदीद तनाव है। गो के उनके दरमियान टेंशन और रस्सा कशी तो चल रही है गुज़िश्ता हफ्ते के साथ, मगर क्योंकि कल इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो रहा है, जहां पे नवाज़ शरीफ साहब, आर्मी चीफ साहब, DGISI और दूसरे मिलिट्री हुकाम सीनियर, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर सब मौजूद होंगे। तो वी आर होपिंग कि वहाँ पर भी इस मामले पे बात हो और जो सिंध का मामला है वो अच्छी तरह सुलझ जाए, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ इस बात से है कि पोपा, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है, जो कि अब एक्सपायर हो चुका है, उसकी कंटिन्यूएशन करनी है या नहीं करनी, या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है, तो उसका फ़ैसला भी कल हो जाएगा जब बड़े यहाँ मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आर्जी तौर पर एक
जो है दोनों के दरमियान एक क्विट प्रोको कह लें से हो गया है कि जनाब असद खरल उनके हवाले कर दिया गया है और या रेंजर्स ने उनको उठा लिया है। जो भी है तो उस पर पीपल्स पार्टी वालों ने भी कोई बहुत शदीद रिएक्शन शो नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया है तो ठीक है, बस अब क्या कर सकते हैं। तो मतलब जिसको आप कहते हैं ना म्यूटेड रिस्पॉन्स। अब मुबशिर ये मुमकिन है कि जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर और मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन अगर कहीं कोई जंग हो रही होती है और सीज़ फायर की बात हो रही होती है तो सीज़ फायर से पहले दोनों फरीकों की यही कोशिश होती है कि हम जितना ग्राउंड कैप्चर कर लें बेहतर है, ताकि हमारी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर रहे। तो आपको लग रहा है कि पीपीपी और रेंजर्स के बीच में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन चल रही है? जी बिल्कुल, आपने करेक्ट जो है ना सिचुएशन का नक्शा खींचा है और इसकी बड़ी वजह अगेन यही है कि दोनों पार्टियां जो है अब इस्लामाबाद की तरफ देख रही हैं कि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और आर्मी चीफ कल मिलेंगे इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, अगर वहां कोई इस पे फैसला हो जाता है तो दोनों पार्टियों को पता लग जाएगा कि उन्होंने कहाँ खड़े हुए हैं वो। अच्छा, अब जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की बात है तो पिछली मीटिंग मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब हुई थी, आपको इल्म है पिछली मीटिंग को कितना टाइम हो गया? जी बिल्कुल, 7 अप्रैल को हुई थी पिछली मीटिंग और उससे जो पिछली मीटिंग है वो उससे 2 साल कबल अप्रैल में ही हुई थी। तो अब ये मीटिंग कुछ इसलिए ज़्यादा इसको सिग्निफिकेंस दी जा रही है कि बहुत सी चीज़ें चल रही थी कि आर्मी चीफ की कुछ एक्सटेंशन की बातें भी दबे दबे अल्फाज में हो रही थी। उसके अलावा को सिविल मिलिट्री टेंशन का भी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं खुल के तस्करा कर रही हैं। तो कल जब ये मिलेंगे तो देखिए कि क्या होता है, होपिंग के सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर जो कि मरियम नवाज़ ने ट्वीट की है आज नवाज़ शरीफ की लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए, अगर उसको देखें और थोड़ा उसको जूम इन करें तो नवाज़ शरीफ साहब ने जो फाइल अपने हाथ में पकड़ी हुई है उसके ऊपर जनरल हेड क्वार्टर्स यानी GHQ लिखा हुआ है और GHQ का निशान बना भी हुआ है। तो उससे क्या नवाज़ शरीफ साहब कोई मैसेज देना चाह रहे हैं या मिलिट्री ने कोई अपनी जो ऑलरेडी जो उनकी डिमांड्स हैं उनकी लिस्ट वज़ीर आज़म साहब को इरसाल कर ली है कि जनाब पढ़ के आइएगा घर से, तो कोई ऐसी बात होने जा रही है तो वो तो कल ज़ाहिर है मीटिंग का आउटकम सामने आ ही जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जाहिर है कि देखिए अगर ये तस्वीर ली गई है तो जो तस्वीर ले रहा है उसको तो इजीली पता है ना कि क्या चीज़ नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही। तो आपका ख्याल है ये एक डिलिबरेट मैसेज दिया जा रहा है? मैसेज क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ख्याल है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये जानबूझ के इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में इस फाइल को पकड़ा गया है? जी मुझे तो ये लगता है इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि नवाज़ शरीफ साहब ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी हम एक पेज पे हैं और वो पेज इस फाइल में है जिसके ऊपर GHQ लिखा हुआ है। सही है, पहले वैसे एक प्लेन पे भी थे, अब अगर एक पेज पर आ जाएं तो चले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यार एक आखिरी बात मैं पूछूंगा मुबशिर, इससे पहले कि हम ब्रेक पे चले जाएं। बहुत लोग कह रहे हैं कि यार देखिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ये ज़्यादा एक फ़ोटो ऑप होगा और इसमें एक्चुअली कोई काम नहीं होगा क्योंकि कोई क्लियर एजेंडा हमारे सामने नहीं आया। बहुत बातें हुई हैं कि जी तोलखम का मसला और मकबूजा कश्मीर का मसला वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन एज सच कोई क्लियर एजेंडा हमारे पास नहीं है। तो क्या ये इतनी लंबी मतलब इलनेस और रिकवरी के बाद ये एक फ़ोटो ऑप है महज नवाज़ शरीफ के लिए कि हम देखिए वो दिखाना चाहें कि जी मैं वापस आ गया हूँ, मैं बिल्कुल कंट्रोल में हूँ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज़रार कि एक फ़ोटो ऑप है, क्योंकि दो चीज़ें तो हमें पता है कि इसके एजेंडे पर है, एक पोपा और दूसरा मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ भी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी और इससे ये भी देखना है कि जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा था कि मिलिट्री और हुकूमत के दरमियान कोई हल्की फुल्की जो है टेंशन है वो भी इस बात से दूर हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है सब मिलकर बैठेंगे, अगर कोई गिले शिकवे हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे और चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, जो कि ज़ाहिर है मुल्क के लिए अच्छा ही होगा। चलें जी, पिक्चर इज़ एक्चुअली वर्थ 1000 वर्ड्स। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात के बारे में। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। अब हम बात करते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात के बारे में, और बात करते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त सारी नताइज गैर सरकारी और गैर हतमी हैं। तो ये आजकल होता है कि अगर हम इस पर ज़्यादा बात करने शुरू कर दें तो हमारे पर भी धांधली का इल्ज़ाम लग सकता है। बहरहाल अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि 41 नशिस्तों में से 31 नशिस्तों में PMLN आगे है। कुछ धांधली के इल्ज़ामात अभी से ही आ गए हैं। कुछ 1.5 घंटा पहले सैयदा शैला रज़ा PPP की रहनुमा ने ट्वीट किया था कि जी ये धांधली हुई है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिन में आसिफ जरदारी ने भी एक कमेंट किया था मरियम नवाज़ शरीफ की ट्वीट पर, जहां पर वो वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को दिखा रहे थे, एक ऑफिस में लोगों से मुलाकात कर रहे थे, और आसिफा जरदारी का इस पर कमेंट था कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स कुक करने का प्लान तो नहीं बन रहा। मुबशिर PMLN लग रहा है, और मैं दोबारा कहूँगा कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, लग रहा है कि वो आगे हैं, लेकिन इसमें कोई इतनी हैरान कुन बात तो नहीं है क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी तारीख की तरफ देखें तो जो मरकज़ में हुकूमत होती है यानी फेडरल इस्लामाबाद में, वो ही कामयाब रहती है। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और हमेशा ऐसा ही होता आया है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को 9 सीट्स का यहाँ पे हैंडीकैप ऑलरेडी था। अच्छा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनकी बन गई हैं, 2/3 मेजॉरिटी बन गई है। तो मेरे ख्याल में बोथ पीपल्स पार्टी और PTI के लिए खासा जो है ये रोने का मुकाम है कि उन्होंने इतनी एग्रेसिव कैंपेनिंग की है वहाँ पे, और नतीजा वही आया जिसके तवक्को की जा रही थी, जिसके तो उन्होंने खामखा जा कर के इतने सारे जलसे किए वहाँ जाके, मोदी साहब को और नवाज शरीफ को जो है ना बहुत सुनाई भी, लेकिन इन दी एंड इट्स द पीपल हु वोटेड फॉर नून लीग नोइंगली कि सेंटर गवर्नमेंट जो है उसने ही उनको सपोर्ट करना है, उसने ही उनका बजट देना है, उसी ने उनको जो है हर तरह से उनकी मदद करनी है। तो मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर के लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो आप आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं फ़िलहाल जाना चाहता हूँ मुजफ्फराबाद, जहाँ हमारे करस्पॉन्डेंट समर अब्बास सुबह से वहाँ मौजूद हैं, और अब मुझे उम्मीद है वो भंगड़े नहीं डाल रहे होंगे, अतः उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो ज़रूर वहाँ पे भंगड़े चल रहे हैं। वो असेंबली के सामने खड़े हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, उनसे बात करते हैं। समर, आप बताइए आपका क्या दिल चाह रहा है, क्या उम्मीदें थी जब आप गए, और आपको अब क्या लग रहा है कि रिज़ल्ट आपकी तवक्कुआत या आपकी उम्मीदों के मुताबिक आया है या कुछ ज़्यादा ही मसाला तेज़ हो गया इसमें? मुबशिर, ये कहा जाए मसाला ज़रा ज़्यादा तेज़ हो गया है तो ये शायद गलत ना होगा। जो एक्सपेक्ट की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की सीट्स वो 21-22 के करीब एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ने तवक्कुआत से काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें ली हैं। जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो बात पहले हो रही थी मुख्तलिफ मीडिया के सर्कल्स में, जो वो यही बताया जा रहा था पॉलिटिकल सर्कल्स में भी कि नून लीग जो है वो 21 से 22 नशिस्तें ले लेगी आराम से। पीपल्स पार्टी ने एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नशिस्तें ली हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपनी तवक्कुआत से 10 नशिस्तें ज़्यादा ले ली हैं। PMLN ने अब तक 41 में से 31 नशिस्तें जो हैं वो तकरीबन PMLN वहाँ पर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जीत चुकी है, जबकि पीपल्स पार्टी जिसके बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो 8 से 10 नशिस्तें लेगी, पीपल्स पार्टी जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी, वो भी वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर की। सदर आज़ाद कश्मीर की बेटी हैं, वो इलेक्शन हार चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल इलेक्शन हार चुके हैं, और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की जो अभी ख़त्म हो गई है, उसके सीनियर वज़ीर चौधरी यासीन इलेक्शन हार चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा अपसेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जो कि 5 मरतबा मुसलसल MLA मुंतखब हुए थे मीरपुर से, वो इलेक्शन हार चुके हैं। और PTI के लिए बड़ी जो है एक उनके लिए मुश्किल कैफियत होगी, आज़ाद कश्मीर के अंदर मुश्किल सूरत हाल होगी कि उनके सरबरा ही आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हार गए। अच्छा समझ, लेकिन वजह क्या है? अब जाहिर है कि हमने स्पीचेस देखी हैं और ओवरऑल कवरेज कि आप ग्राउंड पर थे। अब कुछ फैक्टर तो ये है जो अभी मुबशिर भी बात कर रहा था कि जो मरकज़ की हुकूमत है उसको बेनिफिट मिलता है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस में, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि टारगेट एक्सीड हो गया है। इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? कैंडिडेट्स या कोई आइडियोलॉजी या फिर कोई और वजह?
बेसिकली आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन होता है इसमें सियासी जमातों के साथ साथ बरादरियों का इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा, उसका भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो एक तो PMLN को ये भी एज हासिल था कि उनकी गवर्नमेंट है वफाक में, यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर लोग जो है वो जब वोटिंग होती है तो वो ये ज़रूर देखते हैं कि वफाक में हुकूमत किसकी है, क्योंकि बजट भी वहीं से मिलता है, तरक्याती स्कीमें, तरक्याती मंसूबे भी वफाक ही यहाँ पर देता है। एक तो वो फैक्टर भी था। दूसरा, PMLN ने अच्छे कैंडिडेट्स का इंतखाब किया है। कई ऐसे लोगों को टिकट्स दिए गए जो कि जिनका PMLN में कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो लोग PML में शामिल होते ही उनको टिकट दे दिया गया। सिर्फ इस बुनियाद पर दिया गया जिनकी बरादरियाँ बड़ी थी, जिनके पास वोट बैंक अपना ज़ाती ज़्यादा था। PMLN ने अच्छे कैंडिडेट्स का चुनाव भी किया है, जिसकी वजह से PMLN को एक्स्ट्रा नशिस्तें मिली हैं उनकी तवक्कुआत से भी। तकरीबन PMLN अपनी तवक्कुआत से 8 से 10 नशिस्तें PMLN ने ज़्यादा हासिल की हैं। समर, ये तो बताइए कि वज़ीर आज़म जो बनने जा रहे हैं साहब, वो भी सहाफ़ी हैं, आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी बिल्कुल, मुश्ताक मिन्हाज से उनका मुकाबला भी बहुत टफ कैंडिडेट्स के साथ था। एक वो शख्सियत थी जो कि आज़ाद कश्मीर के कई सालों से, बल्कि कई असम्बलियों से मुसलसल इलेक्ट होते हैं, कमर ज़मान, और दूसरे थे PTI के कर्नल नसीम के भाई राजा खुर्शीद थे, वो भी बहुत तगड़े उम्मीदवार थे, उनकी बरादरी भी सबसे बड़ी थी, लेकिन मुश्ताक मिन्हाज से टफ मुकाबला करके वो इलेक्शन जीते हैं। लेकिन मुबशर अभी हम ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो, चूँकि उन्होंने एक दफ़ा अनाउंस ज़रूर किया था अपने बाग के जलसे में कि वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिल्कुल नहीं हैं। और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की सरदार खालिद इब्राहिम साहब की, जिन्हें शायद मुतवक्का तौर पर सदर भी बनाया जाए आज़ाद कश्मीर का, तो उन्होंने नून लीग के साथ इत्तेहाद इस शर्त पर किया था कि वज़ीर आज़म के लिए आप उस शख्स को नामज़द करेंगे जो पार्टी का सदर होगा। तो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं राजा फ़ारूक हैदर। बेसिकली उनका ज़्यादा इम्कान है वज़ीर आज़म के लिए, लेकिन उनकी जो एग्रेसिव उनकी अप्रोच होती है पॉलिटिकल, वो उनके सामने रुकावट बन सकती है प्राइम मिनिस्टर बनने में। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है उसमें राजा फ़ारूक हैदर ही मजबूत उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, जबकि मुश्ताक मिन्हाज की जिस तरह से बात की, पहले बातें बहुत थीं, अफवाहें बहुत थीं, जिनको रद्द किया मुश्ताक मिन्हाज ने खुद। लेकिन अब जाके सियासी क्या गेम बनती है, PMLN कैसे बनाती है आगे यहाँ का सियासी माहौल, के वज़ीर आज़म किसको नामज़द करती है, तो फाइनल वर्ड इसमें नवाज शरीफ का होगा। फाइनल वर्ड नवाज शरीफ का होगा, इसमें नवाज शरीफ का होगा। बिल्कुल, नवाज शरीफ कल मुजफ्फराबाद आ भी रहे और कल वो मुजफ्फराबाद में दोपहर के बाद यहाँ पर विज़िट करेंगे और आज़ाद कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने उन्हें ज़बरदस्त मैंडेट दिया है। अच्छा, वो तो शुक्रिया अदा करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि PPP के वर्कर्स और लीडर्स जो आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, वो क्या अभी सोचते हैं? क्योंकि बहुत बिलावल भुट्टो जरदारी ने पर्सनली बहुत कैंपेनिंग की थी, मोदी का जो यार है गद्दार है, उसके नारे भी बुलंद किए थे, और बहुत तज्ज़ियाकारों का कहना था कि ये बिलावल भुट्टो की आप समझ लें कि पहली टेस्ट ड्राइव है। मतलब जलसे और खिताब तो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन दिस वाज पार्ट ऑफ एन इलेक्शन कैंपेन। तो ये आप ऐसे कैसे लोकल PPP लीडर्स इसको कैसे देख रहे हैं? देखें ज़रार, बिलावल ने जो AJK में इलेक्शन कैंपेन चलाई, उसकी आपने देखा कि अमेरिका तक से उसको फीडबैक आया। हिलरी क्लिंटन ने भी उसको एक्नॉलेज किया कि मैंने बिलावल को आज़ाद कश्मीर में जलसे करते हुए देखा है। वो हिलरी क्लिंटन का ये पैगाम आया बिलावल को कि मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे आप में बीबी की झलक दिखाई दी। बिलावल ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई और जिस तरह आपने कहा बिल्कुल टेस्ट ड्राइव भी थी, लेकिन नाकाम रहे हैं। पूरे AJK में सिर्फ एक नशिस्त पीपल्स पार्टी ले सकी है, जबकि एक्सपेक्ट 8 से 10 की जा रही थी। और पीपल्स पार्टी तो ये भी सोच रही थी कि अगर उनके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद भी कोई 8 से 10 नशिस्तें ले जाता है तो शायद वो हुकूमत भी बना लें। लेकिन उनकी बहुत शुक्रिया समर, शुक्रिया समर, आपने खासी तफसील से बताया। मैं ज़रार को एक छोटी सी बात करूंगा। ज़रार ने एक सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो इस सारे अब सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ज़रार पीपल्स पार्टी और PTI के जो वोटर है इस वक्त सिर्फ गुस्से से देख रहे हैं और उनके पास कोई और चारा नहीं है। तो फिलहाल हम न्यूज़ अपडेट्स के लिए चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। तो आपके पास बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने सुना है। काफ़ी सामान भरा हुआ है। वेलकम बैक।
साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही हैं कि जो चीज़ें मुझे बचपन में साइंस फिक्शन लगती थी अब वो साइंस फैक्ट बन गई हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ 3D प्रिंटर्स की। अगर आपको 3D प्रिंटर्स के बारे में नहीं पता तो ज़रा ये सुन लीजिए। ये एक ऐसे प्रिंटर हैं जिससे आप तकरीबन कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकते हैं। आपको सिर्फ उस चीज़ को डिज़ाइन करना है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए, फिर आप वो डिज़ाइन प्रिंटर को फीड कर देते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल उसमें इस्तेमाल होता है और कुछ टाइम में 3D प्रिंटर वो चीज़ बना के आपके सामने रख देता है। दुनिया में इसका बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कुछ कंपनीज़ हैं जो बच्चों के खिलौने इसके थ्रू बना रहे हैं। इनफैक्ट आप ख़ुद भी अपने बच्चों के खिलौने डिज़ाइन करके इससे प्रिंट करा सकते हैं। बंदूकें, बाकायदा बंदूकें बन रही हैं 3D प्रिंटर के ज़रिए जो एक्चुअली फायर भी करती हैं, ये टॉयज़ नहीं हैं। प्रोस्थेटिक लिम्स, फॉल्स लिम्स का भी काम बहुत हो रहा है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अनकरीब इससे अद्वियात भी आप प्रिंट कर सकेंगे जो बिल्कुल आपके लिए कस्टम मेड होंगी। और अगर ये बात आपको हैरानकुन लगी तो ये भी सुन लें कि इंसानी एज़ा, ह्यूमन ऑर्गन्स को भी प्रिंट करने का मंसूबा बना हुआ है। अब जब भी हम इस तरह की कोई साइंस या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि यार देखिए दुनिया ने क्या तरक्की कर ली और हम कहाँ फंसे हुए हैं सियासत में और इस तरह की चीज़ों में। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि पाकिस्तान में भी 3D प्रिंटिंग का काम तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल में एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक बहुत अच्छी खबर आई है कि एक कंपनी है बायोनिक्स के नाम से जिनका सेटअप है NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर। इनके एसोसिएशन है viscos.co के साथ जो एक 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट और सर्विस प्रोवाइडर है और 3D प्रिंटिंग पर वो काफ़ी करते हैं। अच्छा, बायोनिक्स ने जो काम किया है वो बहुत ही उम्दा है और इससे बेहतर कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, एक छोटी सी हमने रिपोर्ट तैयार की है बायोनिक्स की अपनी फुटेज से। पहले वो आप जरा देख लीजिए। ये हंसता मुस्कुराता शरारती आंखों वाला मासूम बच्चा मीर बायान बलोच है। दौरान हमल बायान के वालिदैन को इल्म हुआ कि आने वाला मेहमान दाएं हाथ से महरूम है। ये उनके लिए एक मुश्किल वक्त था, मगर उन्होंने अल्लाह की इस रजा को कबूल करते हुए हल की तलाश शुरू की। बायान के वालिद मीर उमर बलोच ने बेटे की विलादत से पहले ही न सिर्फ माहिरीन से रुजू किया बल्कि अपने बेटे की जिंदगी की मुमकिन मुश्किलात को सहल करने के लिए तहकीक जारी रखी। इस दौरान उन्हें इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स और इदारों का इल्म हुआ जहां से उन्हें मजीद रहनुमाई हासिल हो सकती थी। जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, शी वाज 4 months प्रेग्नेंट, हमें एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ा था। उस अल्ट्रासाउंड में फिर हमें पता लगा था कि जो मेरा बेटा है वो उसका राइट हैंड जो है वो मिसिंग है। काफ़ी परेशानी हमें हुई थी, मुझे, वाइफ को, मेरी फैमिली को। सोच में पड़ गए थे कि क्या करें, किस तरह डील करेंगे इस चीज़ को। इलाज के लिए बैरून मुल्क मुतबादिल जरिए से उन्हें हौसला तो मिला, लेकिन वसाइल की कमी आड़े आई। पाकिस्तान में प्रोस्थेटिक लिम्स के हवाले से उन्होंने अपनी जुस्तजू जारी रखी और उनका तारुफ 3D प्रिंटर से हुआ। जितने में मैंने लोगों से मिला, जितने डॉक्टर से मिला था, कुछ कॉन्फ्रेंसेस में भी मैं गया था, पता लगा था कि वो प्रोस्थेटिक हैंड्स जो हैं वो यूज करते हैं डॉल्स या इस तरह की चीज़ों का। तो मुझे पता लगा कि कोई 3D प्रिंटर से इस तरह की चीज़ों पे काम हो रहा है, लेकिन वो डिस्टेंट ड्रीम था मेरा। बाहर मुल्कों में था, पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। 3D प्रिंटिंग से बयान के लिए मसनूई हाथ की तैयारी, पैमाइश से तख्लीक तक न सिर्फ बयान के वालिदैन के लिए बल्कि बायोनिक्स के लिए भी चैलेंज था। बायोनिक्स ने इससे कबल सिर्फ बालिग अफराद के लिए ही प्रोस्थेटिक्स पर काम किया था। वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया कंपनी ने भी, हमने भी इस पे टाइम लगाया। इवेंचुअली वो प्रोस्थेटिक हैंड हमने बनाया, उसको बड़ा पसंद आया कि वो हाथ जिस तरह उसकी मूवमेंट है, जो पॉसिबिलिटीज उसके लिए बढ़ गई थी कि क्या क्या चीज़ें कर सकता है। बयान के लिए इसके पसंदीदा हीरो आयरन मैन के हाथ की तर्ज पर मसनूई हाथ तैयार किया गया। मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल है और लोगों को इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, ट्राई करना चाहिए जिनको ज़रूरत है। क्योंकि पार्ट ऑफ योर बॉडी इफ यू फील इज मिसिंग एंड इफ यू वांट टू यूज दैट पार्ट, 3D प्रिंटिंग ऑप्शन इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। हर कोई इस चीज़ को ट्राई करे और देखे। देख लें, लगता नहीं है कि बिल्कुल ऐसे कोई आप स्टार ट्रेक से कोई चीज आप देख रहे हैं। अच्छा मुबशिर, आपको एक मजेदार, आई एम अमेज्ड विद दिस। अमेजिंग ना,
अब मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जी हाँ, अनस नियाज एक टॉप इंजीनियर हैं, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं बायोनिक्स के साथ, तो उनसे पूछा कि यार ये मतलब आप एक नॉर्मल प्रोस्थेटिक आर्म भी बना सकते हैं, आयरन मैन का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब ये बलाज से बात कर रहे थे तो उसे पूछा कि यार आपका पसंदीदा सुपर हीरो कौन है, तो उसने कहा आयरन मैन। तो उन्होंने सोचा कि यार फिर बेहतर नहीं होगी कि इसके लिए हम एक आयरन मैन वाला हाथ बना कर दें। अच्छा, अब आप गेस करो कि डिज़ाइनिंग और मेजरमेंट अपनी जगह, इसको प्रिंट करने में कितना टाइम लगा होगा? यार मेरे ख्याल में 4-5 दिन तो लगे होंगे। हाँ, इसको डिज़ाइन करने में किस तरीके से और टेस्ट वेस्ट करने में। हाँ, डिज़ाइनिंग में टाइम लगा ये कह रहे हैं, लेकिन प्रिंट करने में सिर्फ 3 दिन लगे। तो मतलब 3 दिन में ये चीज़ मैन्युफैक्चर हो गई है। अब आप इसको नॉर्मल प्रोस्थेटिक से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आप समझ लें इसका फर्स्ट मॉडल है, क्योंकि इससे वो वज़नी चीज़ों को नहीं उठा सकते, लेकिन जो हेड हैं बायोनिक्स के ओवैस कुरैशी साहब, उनका कहना है कि इसकी जब हम सेकंड मॉडल बनाएंगे तो उसके अंदर एक बाकायदा मोटर लगाएंगे जिसके ज़रिए से फिर वो वज़नी चीज़ों को भी उठा सके। अच्छा, जब से ये केस लाइमलाइट में आया है तो इनको नवाब शाह से भी रिक्वेस्ट आई हैं, कराची से भी रिक्वेस्ट आई हैं, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा आएंगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अपने काम को जारी रखेंगे और इसको और भी एक्सपैंड करेंगे। तो ये थी मुबश्शिर पाकिस्तान में 3D प्रिंटिंग। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मैं तो कहता हूँ कि असल सलूट तो इनको बन के यार, वेल डन बॉयज़, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, और हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो कि कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव और इंस्पायरिंग काम कर रहे हैं कि हम भी दिखाने पर मजबूर हो गए कि यार दिस इज़ द स्पिरिट, दिस इज़ द मिशन दैट वी टेक। हमें भी इन ऐसी चीज़ों को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। एंड थैंक यू ज़रार फॉर ब्रिंगिंग दिस स्टोरी। नहीं, और वेलकम। और इसमें पता है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब यकीन ये तो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये ऑपरेट कर रहे हैं NED के कैंपस पे, और ये बहुत शुक्रिया भी अदा कर रहे थे NED की वाइस चांसलर डॉक्टर अफजल हक को कि आपने हमें जगह दी। तो ये भी एक प्रोग्रेस करने का तरीका होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और एकेडमिक्स और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ एक लिंक बनाना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम मतलब कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक बिल्कुल ही थियोरी पे बंदा काम कर रहा होता है और जो एक्चुअल रियलिटी में काम हो रहा होता है उसके साथ लिंक नहीं बनती। लेकिन मैं बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि इस केस में ऐसा एक लिंक बिल्कुल है। और चले, आप थोड़ा सा टाइम बच गया, आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास 3D प्रिंटर होता आप क्या बनाते? यार मैं कम से कम ये नहीं सोच सकता था जो इन्होंने बनाया। मैं शायद अपने बच्चों के लिए कोई टॉयज़ बना लेता या कुछ ऐसी चीज़ बना लेता जो कि खेलने के लिए होती, लेकिन इतना कंस्ट्रक्टिव इन लोगों ने सोचा, स्टूडेंट्स ने सोचा, इनके वाइस चांसलर ने इनको सपोर्ट किया। तो यार मैं तो कहता हूँ इनकी सोच हम लोगों से बहुत अच्छी है। हम तो हर वक्त जो है ऐसी खबरें ढूंढते रहते हैं जो डूम एंड ग्लूम की हों या ज़रा चटपटी मसालेदार हों, जिनका एंड जो है कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टेंशन है वो चले जा रही है, वो एक दिन ख़त्म हो जाती है, फिर नई हुकूमत आ जाती है, उसकी टेंशन चलती रहती है। तो इट्स गुड कि यार हमारी जो नई नस्ल है कम से कम हमसे बेहतर सोच रही है। मैं तो उस वक्त से यही सोच रहा हूँ कि यार ये स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छा काम किया, और जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स देख रहे होंगे यकीनन वो भी इंस्पायर हुए होंगे और वो भी सोच रहे होंगे कि और क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपने तो इस पर बहुत रिसर्च की है। 3D प्रिंटिंग में तो द स्काई इज़ द लिमिट, इसमें इतनी चीज़ें बना सकती हैं आप लोग, और उसमें कॉस्ट भी इतनी कम आती है। तो अब तो थिंग्स हैव गॉन ग्लोबल। आप इंटरनेट पे जा कर के बहुत सी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं जो आप घर पे अगर चाहें तो बना सकते हैं। हाँ, मैं तो ख्याल है कि अनकरीब यही होगा कि जब हम घर जा रहे होंगे तो कॉल आएगी कि प्रिंटर की कार्ट्रिज ले जा जाओ, घर पे सालन प्रिंट कराना है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो हमारे व्यूअर्स ये ना कहें ज़रार के जब तक वसतुल्लाह हॉलीडे पे है तो वसतुल्लाह का कोई जो है ना एक क्लोन प्रिंट करवा के अपने साथ बिठा लें। वैसे मैं भी ये कहने ही वाला था कि मैं तो मूड हो रहा है कि आप दोनों के मैं प्रिंट बना के ना यहाँ पे साइड पे बिठा दूं, क्योंकि बड़ा लोनली फील होता हूँ यहाँ अकेले स्टूडियो में, मुझे आदत नहीं है। सही बात है, मुझे भी यहाँ बिल्कुल। अच्छा चले जी, अभी एक वक्फे का टाइम आ गया और वक्फे के बाद थोड़ी बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। हमारे साथ है
वेलकम बैक। और ज़रार ने जो बात की थी, जो आपने जो 3D प्रिंटर से बनाया था उन्होंने, NED के स्टूडेंट्स ने, वो आपने देखा तो उस पर बहुत से कमेंट्स आए। तो एक थोड़ा सा जॉली कमेंट भी किया है, अनीला फरीद साहिबा हैं, उन्होंने ट्वीट किए कि अगर उनके पास एक 3D प्रिंटर होता तो वो एक नया चीफ मिनिस्टर बना लेती सिंध के लिए, क्योंकि ये जो इस वक्त के CM है वो खासे पुराने हो गए। तो ना करें अनीला फरीद साहिबा, ये अगर एक और CM आ गए तो आप सोचें कि फिर कितने अरसे तक हमें भुगतना पड़ेगा। तो ज़रा ये था, बाकी ओवर टू यू। थैंक यू। अच्छा यार, अब मतलब आपने CM की बात की, CM से सियासत, तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी सियासत पर हमने बहुत बात कर ली है, थोड़ा सा US ऑफ A की तरफ नज़र डालते हैं। आपको पता है कि इसी हफ्ते रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन हुई है और अब ऑफिशियली डोनाल्ड J. ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार हैं। ठीक है, अब ट्रंप के बारे में हमने बहुत बातें की हैं, ट्रंप ने मुसलमानों के बारे में भी बहुत बातें की हैं, और इनके मुसलमानों के बारे में जो ख्यालात हैं उनसे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अब लेकिन कुछ मुसलमान भी हैं जो अब तक डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि यही सदर बने, और उनका कहना है कि जी हम तो इसी को ही वोट देंगे। इस तरह के एक कैरेक्टर को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हैं साजिद तारड़ साहब, जो मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के फाउंडर हैं, और अभी हाल में ही रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन पे उन्होंने एक ट्रंप के हक में जाहिर है स्पीच भी दी थी, तो उसकी एक आपको झलकी सुना देते हैं। Oh my God, so much energy. I can smell the success in the air. I feel the change. I see the spirit. And let's pray. Let's take some time. Let's pray for a strong America, for safe America. And let's ask God to make us strong to fight terrorism all over the world. जी हाँ, साजिद तारड़ हैं ये। अच्छा, साजिद तारड़ बाल्टीमोर के करीब रहते हैं। 80 की दिहाई में पाकिस्तान से US गए, वहाँ पे लॉ स्कूल अटेंड किया, और 90 की दिहाई में US सिटीज़न बन गए। बकौल इनके ये एक बिजनेसमैन है, और इनसे पूछा गया कि यार आप मतलब ट्रंप को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं रिवायती सियासतदानों से तंग आ गया हूँ, मैं वाशिंगटन के स्टेटस को से तंग आ गया हूँ, और मुझे तब्दीली चाहिए, तब्दीली। तो फिर जाहिर है कि सहाफ़ियों ने पूछा कि लेकिन जी वो तो मुसलमानों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि आपकी एंट्री बैन होनी चाहिए, मस्जिदों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, और वगैरह वगैरह। तो फिर उसने जवाब में तारड़ साहब ने कहा कि जी वो मतलब हम जैसे अमेरिकन मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहे, वो तो दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। फिर दोबारा सहाफ़ियों ने सवाल किया कि जी लेकिन ट्रंप जिस तरह की बातें कर रहा है उसके साथ साथ मुसलमानों पर हमले भी इंक्रीज़ हो गए हैं, US में इस्लामोफोबिया अपने उरूज पर है, तो इसका आप इस ट्रंप को आप इसके ज़िम्मेदार नहीं समझते? तो कहा कि नहीं, इन सारे हमलों के पीछे मीडिया का हाथ है और जाहिर है दहशतगर्दों का हाथ है। अच्छा, साजिद तारड़ साहब की भी थोड़ी कलरफुल हिस्ट्री है। अभी उनके खिलाफ तकरीबन 4 मुकदमे चल रहे हैं डिफरेंट केसेस में। कोई बैंक है वो कह रहा है कि जी इसने हमारे $7,000 देने हैं, कोई और कंपनी है वो कह रहे हैं कि हमारे $10,000 देने हैं, और 2-3 क्रिमिनल कंप्लेंट्स भी हैं। गैस स्टेशन के मालिक थे तो वहाँ पर बगैर लाइसेंस के सिगरेट्स बेच रहे थे, और आपको पता है कि US में इसको बड़ा सीरियसली लिया जाता है। अच्छा, और भी बहुत सपोर्टर्स हैं, कुछ रिपब्लिकन्स हैं, कुछ हमेशा रिपब्लिकन्स रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम इनको ही वोट देंगे। एक इनका बड़ा मज़ेदार सपोर्टर है डोनाल्ड ट्रंप का, फ़ारूक शामी साहब। फ़ारूक शामी फ़लस्तीन से हैं, फ़लस्तीनी अमेरिकन हैं, और बिज़नेस पार्टनर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। बीच में इनकी थोड़ी सी खफा भी हो गए थे, लेकिन अब शामी साहब का कहना है कि मैं दोबारा ट्रंप को सपोर्ट करूंगा, और ये जो ये सारी बातें करता है मुसलमानों के बारे में, ये सारी सियासी बयान है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं इसको सही राह पर रखूँगा। और उनका ये भी कहना है कि जी इजराइल और फ़लस्तीन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप कंपेयर टू हिलरी क्लिंटन ज़्यादा न्यूट्रल रहेगा। सबसे मज़ेदार बात यह है कि शामी साहब एक हेयर केयर प्रोडक्ट्स की कंपनी ओन करते हैं, और कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप उनके प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। ख़ास तौर पर उनकी एक स्प्रे है जिसका नाम है हेलमेट हेड, और आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाल भी थोड़े से हेलमेट जैसे ही हैं। अच्छा मुबशिर, ये तो मतलब कुछ ही लोग हो गए। अक्सरियत मुसलमान जो हैं
अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट नहीं कर रहे, और डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी एक अक्सरियत मुसलमानों को पसंद नहीं करते। तो एक ग्रुप है अमेरिका में, काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस, तो उन्होंने कहा कि यार ये जो इस्लामोफोबिया है इसका इलाज कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यार ये एक बीमारी है, तो बीमारी का इलाज आखिरकार दवा से ही होता है। तो उन्होंने एक रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के सामने ये डबियाँ दस्तयाब की जिस पर लिखा हुआ है इस्लामोफोबिन। दिन में ये 2 ले लो और आपको अब मुसलमानों से डर लगना बंद हो जाएगा। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक बाकायदा इश्तिहार भी बनाया हुआ है इस्लामोफोबिन का। है तो अंग्रेज़ी में लेकिन है बड़ा मज़ेदार, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको विदाउट डबिंग मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। प्ले करें जी। Do you think your neighbor is a terrorist? Hey, how you doing? Hey! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Does your fear of Muslims get in the way of living a normal life? No! He's coming! Did you call an Uber? We're fine. Yeah, we'll take the next one. It's fine. All right. We're okay. You saw the app. I didn't You saw know. the picture, you I saw didn't the know. video. It How said did you Mo. not know? I didn't know. Do you judge people by their outer appearance? Introducing Islamophobin, now in an easy and convenient chewing gum. Starts working within 5 minutes to relieve bigotry and intolerance. Call your doctor if your Islamophobia worsens or you have hallucinations that discrimination isn't real. Side effects include fondness, brotherhood, acceptance, loss of bigotry, increase in rationality, and possible denouncement of superiority. I didn't realize I had a problem, but admitting is the first step. Islamophobia worked for me. Ask your doctor if it's right for you. देख लो मुबशर, क्या ख्याल है? नहीं, बहुत ज़बरदस्त ख्याल है। और मुझे जो पहले साहब हैं ना, तारड़ साहब, उन्हें देख के लग रहा था कि वो 1 पाउंड फिश वाले जो है ना साहब जिन्होंने गाना गाया था, ये उनके मामू लग रहे हैं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जो है कि कुछ मुसलमान जो हैं ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में कुछ मुसलमान मेलानी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो प्लेजरिज्म का मुजाहरा किया है अजीमुशान, उसके बाद जो मीम्स बने हैं तो वो तो बहुत ही बात सही बात है। मुझे पता है आपका वोट कहाँ है मुबशर। अच्छा, एनीवे जी, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल इसी वक्त इसी चैनल पर।